दोस्तों नमस्कार। फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन यूपीएससी, यूपीपीएससी और अन्य स्टेट पीएससीज जो आप देते हैं परीक्षाओं के लिए, सामान्य अध्ययन की बेसिक क्लासेस अभी चल रही हैं फाउंडेशन बैच के तहत। इसके बाद क्रैश कोर्स और फिर मेंस, ये दोनों एक साथ चलेंगे। तो आपकी प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा की तैयारी एक साथ स्टार्ट होगी। लेकिन सबसे पहले आप बेसिक्स पढ़ रहे हैं, तो बेसिक्स के अंतर्गत सबसे हमने पहले अगर कोई सब्जेक्ट उठाया तो बायोलॉजी उठाया है। साथ ही साथ हम आज से ही शाम वाले वीडियो में राज्य व्यवस्था स्टार्ट करेंगे, तो उसकी जो बेसिक्स हैं, राष्ट्र, राज्य, इनकी संकल्पनाएं, तमाम चीज़ें देखेंगे। बहुत ही मज़ा आएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाचन की। पाचन के पहले मैंने आपको पढ़ाया था पोषक पदार्थों के बारे में। ये पोषक पदार्थ हमको हासिल कैसे होते हैं? हमारे शरीर में जो हम ग्रहण करते हैं वो तो जटिल रूप में ग्रहण करते हैं, अघुलनशील होते हैं। तो जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो स्रावित करती हैं एंजाइम्स को। इन एंजाइम्स के श्रावण के माध्यम से ये एंजाइम क्या काम करते हैं, इनको क्या करते हैं, जो जटिल पोषक पदार्थ होते हैं, अघुलनशील पोषक पदार्थ होते हैं, इनको सरल पोषक पदार्थों में बदलने का काम करते हैं। और ये जो संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है मुख्यतः 5 भागों में होती है, जैसे अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और फिर एग्जेक्ट करना मतलब बहिष्करण। ये पूरी प्रक्रिया इस नली से आप देख रहे हैं यहाँ से शुरू होती है, मुख गुहा से शुरू होकर के, जिसको अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया कहते हैं, वहाँ से शुरू होकर के आमाशय, अग्न्याशय, फिर छोटी आंत और उसके बाद बड़ी आंत, फिर एनएस से बाहर उत्सर्जन तक ये कायम रहती है। तो मुख्यतः 5 भागों में पूरी पाचन की क्रिया को संपन्न किया जाता है। सबसे पहले अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण और फिर बहिष्करण। इसी संपूर्ण प्रक्रिया का नाम ही पाचन है। तो क्या कहेंगे पाचन अगर लिखना हो तो जटिल अघुलनशील पोषक पदार्थों को सरल घुलनशील पोषक पदार्थों में बदलने की क्रिया पाचन की क्रिया कहलाती है। अब आप फिगर को ध्यान से देखिएगा। अंतर्ग्रहण नाम से स्पष्ट है, मतलब जहाँ से आप भोजन ग्रहण करते हैं। तो अंतर्ग्रहण की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? जो आपका मुख गुहा होता है, ये मुख गुहा है, मुख गुहा, मुंह जिसको कहते हैं आप, तो मुख गुहा से अंतर्ग्रहण की क्रिया प्रारंभ होती है। मुख गुहा में 2 प्रमुख अवयव पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं, या अंग पाए जाते हैं। एक जिह्वा, दूसरा दंत या दांत। इनका अध्ययन बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए, यहाँ से भी डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। सबसे पहले दांत की बात करेंगे। दांतों का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है उसको दोस्तों ओडेंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो विज्ञान दांतों का अध्ययन करता है उसको ओडेंटोलॉजी कहते हैं। डेंटो से याद रखिएगा, ओडेंटोलॉजी कहते हैं। मनुष्य में सामान्यतः जो दांतों की संख्या होती है 32 होती है। कितनी होती है? 32 होती है। और ये जो 32 दांत हैं ये ऊपर वाले और नीचे वाले जबड़े में फंसे रहते हैं। इसीलिए दांतों को थियोकोडेंट या गर्त दंती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्त दंती कहा जाता है। मनुष्य के जीवन काल में दोस्तों केवल एक बार दांत नहीं आता, 2 बार आते हैं। कहते हैं ना, दूध के दांत अभी तो तुम्हारे नहीं टूटे हैं। तो दूध के दांत उसको बोलते हैं जो आपके टूट जाते हैं। तो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं, इसलिए मनुष्य को द्विज भी कहा जाता है, या मनुष्य के दांत को द्विज भी कहा जाता है। और मनुष्य को इसीलिए द्विवार दंती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विवार दंती। अगर आ जाए एग्जाम में तो घबराइएगा नहीं, ये मनुष्य ही है कि 2 बार, द्विवार मतलब 2 बार। तो मनुष्य के दांत का पर्यायवाची द्विज भी है एक, जानते होंगे आप, इसीलिए है क्योंकि ये 2 बार आता है। और द्विवार दंती मनुष्य को कहा जाता है क्योंकि ये इनके पास 2 बार दांत आते हैं। जो बचपन में दांत आता है, जिसकी बात मैं अभी कर रहा था, बच्चों के दांत को मिल्क टीथ कहते हैं या दूध के दांत कहते हैं। दूध के दांतों की संख्या 20 होती है, ध्यान रखिएगा। मनुष्य के जो सामान्यतः जो वयस्क में दांत होते हैं 32 होते हैं, सामान्यतः जो बच्चों में दांत, दूध के दांत होते हैं वो 20 होते हैं। ठीक है, 20 और 32 ये आप याद रखिएगा। दांत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने? 4 प्रकार के होते हैं। इनको इस तरह से याद रखिएगा, आई,
सी पी एम, ICPM। आई से इंसाइजर, कृंतक, ये क्या है? कृंतक है। जो सामने के एकदम जो जस्ट जो पहला दांत आपका बीच से शुरू होता है, ये क्या है? कृंतक है, इंसाइजर है। उसके बगल में जो है रदनक है। कृंतक का काम होता है काटना। कृंतक का क्या काम होता है? काटने का काम करते हैं। रदनक या केनाइन इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? केनाइन। इनका काम फाड़ना या चीरने का होता है। फिर पी से प्रीमोलर, अग्र चमड़क इनको कहते हैं। इनका काम पीसने का होता है। और चौथा जो है मोलर है, इसका काम भी पीसने का होता है। तो अग्र चमड़क अर्थात प्रीमोलर और एम से मोलर, इन दोनों का काम पीसने का होता है। सी का काम अर्थात केनाइन का काम फाड़ने और चीरने का होता है। आई अर्थात इंसाइजर का काम काटने का होता है। तो काटना, फाड़ना, चीरना, पीसना, ये चारों ही प्रकार के दांत मनुष्य को प्राप्त होते हैं। इसीलिए मनुष्य सर्वाहारी है। इसीलिए मनुष्य किसी भी तरह के आहार करने में सक्षम हो जाता है। ये दांत इनको सक्षम बनाते हैं। अगर कहें कि ऊपर नीचे दांतों का क्रम या किस अनुपात में रहता है, तो याद रखिएगा ICPM जो मैंने आपको बताया, ICPM, ये किस तरह से शुरू होते हैं, इनका आप क्रम याद रखिए। देखिए इस तरीके से C केवल एक होता है, ध्यान रखिएगा। C, 2 P रहेंगे प्रीमोलर और 3 मोलर रहेंगे। 3 M3 कर लीजिएगा इसको, 3 मोलर रहेंगे। तो गिनिए कितना हुआ? 3, 2, 5, 1, 6 और 2, 8। इधर 8 हुए। फिर यहाँ से आई स्टार्ट हो गया। ये ऊपर की बात मैं कर रहा हूँ, ऊपर वाले जबड़े की बात कर रहा हूँ। तो ये 8 हुए। फिर आई, फिर वही C, फिर 2 P और 3 M। ये दांतों का क्रम रहता है। ठीक इसी तरह नीचे भी रहेगा। ठीक, तो यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8, कुल कितने हुए? 32 हो गए। तो ICPM का अनुपात अगर पूछे तो क्या रहेगा? 2, 1, 2, 3, 2 I, 1 C, 2 P और 3 M। ओके। अगर पूछे पूरे ऊपर के जबड़े में कितने आई रहते हैं, तो 2 दूना 4। पूरे दांतों में 32 दांतों में आई की संख्या कितनी रहेगी? 4 दूना 8, क्योंकि 4 ऊपर 4 नीचे 8। इसी तरह 1 का गुना 4 ये C हो जाएगा, 2 का गुना 4 8 P हो जाएगा और 3 चौक 12 ये हो जाएंगे M। 32 दांतों में ये संख्या रहती है इनकी। तो इस तरीके से मैंने तीनों ही आपको बता दिया, हाफ पार्ट में, फुल पार्ट में और दोनों मिला करके कितने ICPM रहेंगे। बच्चों के दांतों में ये क्रम थोड़ा सा बदल जाता है। वो क्या? क्योंकि BC दांत होते हैं उनमें, तो 2, 1, 0 और 2। तो बच्चों के दांत में क्या नहीं होता है? 0 मतलब P, प्रीमोलर नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा, प्रीमोलर नहीं होते हैं। इनमें 2 I, 1 C और 2 मोलर होते हैं। ठीक है, इसी का 4 गुना कर लीजिएगा, 2 चौक 8, 1 चौके 4, 0 तो 0 ही रहेगा, 2 चौक 8। तो 8 ये आपके इंसाइजर या कृंतक हो जाएंगे, 4 आपके रदनक हो जाएंगे, केनाइन हो जाएंगे, और 8 पीसने के लिए जो मोलर होते हैं वो हो जाएंगे। 0 वाला, ये पीसने वाला जो प्री मोलर होता है, ये बच्चों में नहीं पाया जाता है सामान्यतः, अपवाद की बात नहीं कर रहे हैं। एक बात जरूर ध्यान देने वाली बात है कि 3 मोलर की जो बात हो रही है उसमें एक आखिरी मोलर जो है दोस्तों, एक जो चमड़क है, जो मोलर है, वो लगभग 20 से 25 वर्ष के बीच, या कह सकते हैं ज़्यादा अच्छे से कहें तो 22 से 25 वर्ष के बीच निकलता है। किसी किसी में बहुत लेट हो जाता है, किसी किसी में और पहले हो जाता है, जिसको अक्सर अक्ल की दाढ़ कहा जाता है। इस दांत को जो अंत में उगता है, ये मोलर होता है, इसको अक्ल की दाढ़ कहा जाता है। और ये मनुष्य में एक अवशेषी अंग होता है, ध्यान रखिएगा। अवशेषी अंग वे अंग होते हैं
जो अवशेष हो चुके हैं, जिनका उपयोग नहीं होता है, ये अवशेष के रूप में पड़े हुए हैं। तो ये अवशेषीय अंग होता है, ये एग्जाम में आपके आ सकता है, याद रखिएगा। और भी अवशेषीय अंग हैं इस तरह के, तो उनके बारे में भी हम आगे एक साथ जब अवशेषीय अंग पढ़ाएंगे आपको उस समय चर्चा करेंगे, उन सभी का उदाहरण आपको प्रस्तुत करेंगे। मनुष्य का दांत जो आप देखते हैं उसमें जो बाहर चमकीला जो भाग होता है वाइट कलर का जो आपको दिखता है, इसको क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनेमल। इनेमल नोट्स में दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसको इनेमल कहते हैं। यह मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। पूछे कि सर मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है, तो इनेमल है। हाथी को आप जानते हो, हाथी के जो दोनों दांत हैं जो इस तरह से निकले रहते हैं, ठीक है, हाथी के जो दांत हैं इस तरह से जो निकले रहते हैं दोनों, वो किसका भाग होते हैं, किसका विस्तार होते हैं? अगर पूछा जाए विस्तृत भाग होते हैं, तो ये दोनों जो इंसाइजर होते हैं, दोनों ऊपरी इंसाइजर, हमने आपको बताया इंसाइजर या जो रदनक होते हैं, ठीक है, सॉरी कृंतक जो होते हैं, रदनक नहीं, जो कृंतक होते हैं, इंसाइजर होते हैं, वो उनके मुख गुहा से बाहर निकल आते हैं, जिसे टस्क कहा जाता है। कभी कभी टस्क शब्द भी आता है, टस्क भी कहा जाता है। तो पूछा जाता है कि जो हाथी के दांत हैं वो किसका विस्तार होते हैं, तो वो कृंतक के विस्तार होते हैं, इंसाइजर के, अर्थात आई के वे विस्तार होते हैं। ओके, कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। अब दांतों की बात हो रही है तो एक फैक्ट याद रखिएगा। वो फैक्ट यह है कि सबसे ज़्यादा किस प्राणी में दांत पाए जाते हैं, अर्थात दांतों की संख्या किस प्राणी में सबसे ज़्यादा होती है, तो एक प्राणी है, उसका नाम है ओपोसम। ओपोसम, ओपोसम नामक प्राणी में 50 दांत पाए जाते हैं। 50 टीथ्स होते हैं उसके दांतों में, 50 दांत होते हैं। पालतू पशुओं की बात करें, अगर पेट्स की बात करें, तो सबसे ज़्यादा दांतों की संख्या पेट्स में घोड़े और सूअर में पाई जाती है। घोड़ा और सूअर, इनमें दोनों में 44 दांत होते हैं। तो इन दोनों में, पालतू जानवरों में इनमें, और समस्त प्राणियों में बात करें तो ओपोसम में पाई जाती है 50। अब बात करते हैं जिह्वा की। जिह्वा की बात करते हैं, जो कि अंतर्ग्रहण में ही जो आता है जिह्वा। दोस्तों जिह्वा या जीभ जिसको कहते हैं, रसना भी कहते हैं इसको, पर्यायवाची है रसना। जीभ के जो ऊपरी भाग है दोस्तों, जो ऊपरी भाग होता है जिह्वा इस तरीके की होती है, और इसमें जो ऊपरी भाग होता है ना, इसमें स्वाद ग्रहण करने के लिए स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। क्या? कभी कभी आप देखोगे ये कलिकाएं फटी हुई नजर आए, तो स्वाद कलिकाएं ये होती हैं। ये किसमें पाई जाती हैं? ऊपरी भाग में। जीभ का जो आगे वाला ये हिस्सा होता है ना, ये आगे वाला हिस्सा, इससे मीठा और कड़वे का जीभ के आगे वाले भाग से मीठे का पता चलता है। जो आप मीठा खाते हो उसका पता आगे वाला भाग से चलता है। कहते हैं जीभ लपलपाई, तो ये आगे वाला भाग लपलपाया, मतलब मीठे का ये पता लगा रहा है। इसी तरह कड़वे भाग का पता जो है पीछे वाले भाग से, ये जो पीछे वाला भाग है, कड़वे का पता यहाँ से चलता है। अब खट्टे का पता कहाँ से चलता है? तो खट्टे का पता ये बगल वाला जो भाग है ना, बगल वाले भाग से खट्टे स्वाद का पता चलता है। और मध्य वाले भाग से नमकीन का पता चलता है। लार कहाँ से स्रावित होती है? तो लार जो है दोस्तों, जीभ के नीचे वाला जो भाग है ना, वहाँ से लार स्रावित होती है। जो नीचे वाला भाग है, लार यहाँ से निकलती है। क्यों? यहाँ पे 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। मैंने बताया ग्रंथियों का क्या काम होता है। ये पाचन के लिए जो पाचक रस हैं वे स्रावित करती हैं एंजाइम्स के रूप में, अन्य तत्वों के। तो लार ग्रंथियाँ क्या स्रावित करती हैं? लार स्रावित करती हैं। ये 3 प्रकार की जो लार ग्रंथियाँ होती हैं, उसमें सबलिंगुअल, सब मेडुलर और तीसरा पैरोटिड। लार में जो लार निकलता है, ये लार सामान्य लार नहीं होता है। ये लार में 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं। 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं। कौन कौन?
एक तो टाइलिन होता है, दूसरा क्या होता है, लाइसोजाइम। चाहे तो लिख सकते हैं टाइलिन और लाइसोजाइम, ये दोनों एंजाइम लार में रहते हैं। टाइलिन की बात करें तो टाइलिन पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। कल हमने बताया था डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, उसी का आगे। तो पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट जब ग्रहण करते हैं हम, इनको सरल कार्बोहाइड्रेट में ये बदल देते हैं। जैसे जो आपका स्टार्च हुआ, चावल आलू आदि खाते हैं, इनको सरल कार्बोहाइड्रेट में ये बदल देते हैं। लाइसोजाइम क्या करता है, ये तो टाइलिन का काम था। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, यह एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है। पूछा गया है कि इनमें से कौन एंटीबैक्टीरियल है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करने वाला एंजाइम है, तो लाइसोजाइम है। ये भोजन के साथ जो हानिकारक बैक्टीरिया आते हैं ना, भोजन किया आपने, उसमें बैक्टीरिया कहीं से आ गए, मान लीजिए खुले में है खाना, तो इनको जो नष्ट करने का काम करता है लाइसोजाइम एंजाइम ही करता है। लाइसोजाइम एंजाइम सिर्फ लार में ही नहीं पाया जाता, जो आपके पसीने आते हैं और जो आंसू आपके बहते हैं, इसमें भी लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। देखिए ये वाली क्लास आप बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके मिलेंगे एग्जाम्स में। अगर नए प्रश्न बनेंगे तो भी बहुत आसानी से आप टैकल कर ले जाओगे। मैंने आपको बताया कि लार ग्रंथियों में 3 प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं, सबलिंगुअल, सबमेडुलर और पैरोटिड। इनमें जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, या कहें कि शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो है वो पैरोटिड ग्रंथि है। ये गले का जो पिछला हिस्सा है, गले का पिछला हिस्सा, ये जीवा यहाँ या गला मान लीजिए, तो पिछला हिस्सा जो है गले का, यहाँ पर ये पाई जाती हैं। गले के कान का जो निचला, यहाँ कान भी है, और कान का जो निचला हिस्सा है जो गले से मिला हुआ है, यहाँ पे ये ग्रंथि पाई जाती है, पैरोटिड ग्रंथि। ठीक है। सांप को आप जानते हो, सांप में जो विष निकालने वाली ग्रंथि होती है दोस्तों, जो विष जिस ग्रंथि में पाया जाता है, या विष ग्रंथि जो होती है, वो पैरोटिड ग्रंथि ही विष ग्रंथि में बदल जाती है। यही बताने का कारण है मैं क्या बता रहा हूँ कि सांप में जो विष ग्रंथि है वो एक लार ग्रंथि थी, पैरोटिड ग्रंथि, जो कि विष ग्रंथि में बदल गई है, ये याद रखिएगा। मुख गुहा आपने देखा, जो मुख गुहा जहाँ जिह्वा और मुंह पाए जाते हैं, जो जिह्वा और दांत पाए जाते हैं, इसके अंत में मुख गुहा का जहाँ अंत होता है, तो यहाँ पर भोजन को आपने क्या किया, लार ग्रंथि से लार स्रावित हुआ, और आपने भोजन को दांतों के द्वारा मसला, कुचला, चीरा, फाड़ा जो भी किया, चारों काम किए, उसके बाद लार में मिलता हुआ ये लुगदी के रूप में बन जाता है। मुख के लास्ट तक जाते जाते ये लुगदी बन जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, बोलस। हिंदी में बोलस ही बोलिएगा, इसको क्या कहते हैं, बोलस, बोलस बोलते हैं इसको। ये बोलस ग्रास नली जो है आपकी, ये ग्रास नली दिख रही है, ग्रास नली से होता हुआ आमाशय में चला जाता है पाचन के लिए, ये आमाशय। अब ये जो है, जब लुगदी तैयार हो जाती है तो लुगदी पाचन के लिए तैयार होती है। अभी लुगदी किसको ले जा रही है, जटिल ये पदार्थों को ले जा रही है ना, जटिल पदार्थों को ले जा रही है। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए क्या चाहिए, कुछ आग या अम्ल जैसी चीज चाहिए, या कुछ खतरनाक टाइप के एंजाइम चाहिए। उन्हीं एंजाइमों को जठर रस कहा जाता है, सम्मिलित रूप से जठर रस कहा जाता है। इन जठर रस में तमाम तरह के पदार्थ होते हैं। ये जठर रस का जो ये पेट गुहा रुमा तरफ होती है, इसको आमाशय कहते हैं। तो आमाशय से विभिन्न प्रकार के रस निकलते हैं, जिनको जठर रस कहा जाता है। इस आमाशय में दोस्तों करोड़ों ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों को ही जठर ग्रंथियां कहते हैं, और जठर ग्रंथियों से ही ये जठर रस स्रावित होते हैं।
इन जठर रसों में पाचक जो रस पाए जाते हैं उनमें सबसे प्रमुख है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पूछा जाता है कहाँ से निकलता है, आमाशय से, जठर ग्रंथियों से। HCl की बात करें, भोजन के साथ आने वाले जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं उनको नष्ट करने का काम सबसे पहले करता है। अम्ल होता है, बहुत खतरनाक होता है। अगर आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करने के अलावा ये है ये भी जठर रस में होता है। रेनिन क्या काम करता है, जो दूध आप पीते हो उसमें केसीन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है, तो केसीन प्रोटीन को ये सरल पदार्थ में तोड़ देता है। ये रेनिन नामक एंजाइम का काम होता है। तीसरा जो पदार्थ होता है तो अगर पूछे कि प्रोटीन का पाचन को किसके माध्यम से होता है, तो पेप्सिन नामक एंजाइम ये प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन को सरल पदार्थों या पेप्टोड्स में तोड़ देता है। एक और एंजाइम प्रमुख है जो जठर रस में मौजूद है, उसका क्या नाम है, म्यूसिन। म्यूसिन क्या करता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जो अम्लीय प्रभाव है उसको नष्ट करने का काम करता है और भोजन को क्षारीय रूप में बनाए रखता है, भोजन को अम्लीय नहीं होने देता। ये म्यूसिन का होता है, म्यूसिन नामक। मैंने आपको बताया कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत खतरनाक भोजन म्यूसिन नामक एंजाइम होता है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अम्लीय प्रभाव को नष्ट करता है और भोजन को क्षारीय रूप में बनाए रखता है। इस तरह आमाशय में जो जठर रस हैं उनकी मदद से भोजन और अधिक लिसलिसा हो जाता है, और अधिक सरल हो जाता है, लिसलिसा हो जाता है। और ये लेई, जैसे आप नहीं देखते हो, लेई के रूप में यहाँ पर तब्दील हो जाता है आमाशय से निकलने के पहले। इसी लेई को ही काइम कहते हैं। लेई न कह के क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। काइम, या इंग्लिश में इसको लिखेंगे काइम, ठीक है, CHYME। यह काइम आगे पाचन और अवशोषण की क्रिया के लिए छोटी आंत में चला जाता है। ये छोटी आंत जो दिख रही है आपको, छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत में दोस्तों भोजन सबसे ज़्यादा समय के लिए रहता है। सबसे ज़्यादा समय के लिए कहाँ रहता है, छोटी आंत में रहता है, क्योंकि इस नली की पाचन नली की जो लंबाई है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, छोटी आंत की। तो छोटी आंत में सबसे ज़्यादा समय बिताता है भोजन, अगर पूछा जाए अन्य अंगों की अपेक्षा। अब इसके पहले कि हम आंत में, जो छोटी आंत में जो क्रिया संपन्न होती है उसके बारे में पढ़ें, हमको यहाँ पे दो और प्रमुख ग्रंथियों के बारे में, उनसे उत्सर्जित होने वाले जो एंजाइम्स हैं उनके बारे में पढ़ना अनिवार्य है। पहला, ये जो आपको अग्न्याशय दिख रहा है, यहाँ अग्न्याशय से अग्नाशय रस निकलते हैं। अग्नाशय रस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। इसी तरह यकृत के अंदर पित्त रस उत्पन्न होता है। पित्त रस कहाँ बनता है, यकृत में, और यहाँ पे पित्त नली में इकट्ठा हो जाता है पित्त रस। पित्त रस ये भी जाकर के छोटी आंत में जो एक भाग होता है ड्योडेनम, वहाँ पे भोजन से मिलता है। तो भोजन से ड्योडेनम में ही कौन मिल रहा है, पित्त रस मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, अग्नाशयी रस मिल रहा है। तो इनका क्या कार्य है अब हम आपको बताते हैं। तो हमने आपको जैसा बताया कि छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। 6 से 7 मीटर काफ़ी लंबा भाग होता है। तो छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं प्रमुखतः। पहले भाग को ड्यूडेनम कहते हैं, ड्यूडोनम, ड्यू या ड्योडेनम।
ड्यूडेनम कहते हैं ऊपरी भाग को। ड्यूडेनम लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, छोटा भाग होता है ये। इसका जो इससे बड़ा भाग होता है जेजुनम होता है, जेजुनम, ये लगभग 2.5 मीटर लंबा, और सबसे बड़ा जो भाग होता है इलियम होता है, वो 3.5 मीटर लंबा। पित्ताशय जो इकट्ठा होता है पित्तरस में बदल जाता है, और ये पित्तरस कहाँ पे इकट्ठा रहता है? पित्ताशय में। ये पित्ताशय ही आकर के ड्यूडेनम में भोजन से मिल जाता है। जब पित्तरस से भोजन मिल जाता है तो और ज़्यादा लिसलिसा हो जाता है। इसी लिसलिसे रूप को ही पायस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पायस कहा जाता है, और यह क्रिया ही पायसीकरण कहलाती है। तो पूछा जाता है भोजन का पायसीकरण कहाँ होता है, इमल्सिफिकेशन कहाँ पर होता है? तो ये ड्यूडेनम में होता है, छोटी आंत में होता है। कब होता है? जब जो पित्तरस है वो जब इससे मिल जाता है। एक बात और आपको यहाँ पर बतानी जरूरी है, जो आपकी एक बीमारी संबंधित है, हेपेटाइटिस से संबंधित है, जॉइंटिस जिसको कहते हैं। जॉइंटिस होने का कारण भी यहीं से शुरू होता है। इसी प्रक्रिया में जॉइंटिस भी आपकी जॉइंटिस की क्रिया भी संपन्न होती है। वो क्या है समझ लीजिए। अभी आगे हम रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ाएंगे आपको, तो वहाँ अच्छे से इस चीज़ को बताएंगे, लेकिन यहाँ भी एक बार इस पर नज़र डाल लीजिए। प्लीहा को आरबीसी का जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जो लाल रक्त कणिका हैं, उनका कब्रगाह कहा जाता है। तो प्लीहा और यकृत में आरबीसी की मृत्यु होती है, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। आरबीसी की मृत्यु के बाद जो हीमोग्लोबिन होता है, जो कि रक्त में मौजूद होता है लाल रक्त कणिकाओं में, ये 2 प्रमुख पदार्थों में बदल जाता है। एक पदार्थ बिलरुबिन कहलाता है, बिलरुबिन, और दूसरा पदार्थ बिलबरुबिन कहलाता है, बिलबरुबिन। इन्हीं की जांच होती है जब आपको हेपेटाइटिस हो जाता है, तो इसी की जांच करवानी इसीलिए कही जाती है कि देखिए इसकी मात्रा कितनी है। तो बिलरुबिन और बिलबरुबिन नामक पदार्थों में बदल जाता है, यही हीमोग्लोबिन होता है। बिलरुबिन दोस्तों एक पीले रंग का पदार्थ होता है, ये पीले कलर का होता है। ये पीले रंग का पदार्थ पित्तरस में मिल जाता है। पित्तरस में मिलकर के जो पित्त की थैली है इसमें पहुंच जाता है, और पित्त की थैली से पित्ताशय जिसको कहते हैं, पित्ताशय से गाल ब्लैडर में निकल करके ये भोजन के साथ मिल जाता है डायडेनम में, जो छोटी आंत का भाग डायडेनम होता है उसमें मिल जाता है। अब जब ये भोजन में पहुंच जाता है तो भोजन के साथ शरीर में पहुंच जाता है, और शरीर में, पूरे शरीर में फैल करके ही ये पीलिया या जॉइंटिस नामक रोग को जन्म देता है, जो कि आगे चल के हेपेटाइटिस में बदल जाता है। तो ये जो है पूरी प्रक्रिया होती है इसकी। आपको समझ में आ गई? नहीं आई तो फिर से समझा देंगे। बिलवर्डिन या बिलबरुबिन जो होता है वो भोजन के साथ शरीर में और शरीर से किडनी में पहुंचकर यूरोक्रोम में बदल जाता है। किसमें? यूरोक्रोम में, जो दूसरी हमने आपको बताई यूरोक्रोम में बदल जाता है। और इस यूरोक्रोम के कारण ही जो यूरिन का कलर है, जो आपके पेशाब का कलर है, वो पीला हो जाता है। तो ये दोनों पदार्थ जो हीमोग्लोबिन के टूटते हैं, बिलरुबिन जो कि हेपेटाइटिस का कारण होता है, और बिलबरुबिन जो होता है वो जो है वो उसका पीला कलर यूरोक्रोम में जब आकर के मिल जाता है, यूरोक्रोम में बदल दिया जाता है किडनी में पहुंच करके, तो यूरिन का रंग ये पीला कर देता है। ड्यूडेनम में ही मैंने आपको बताया कि अग्नाशय से जो अग्नाशयी रस निकलता है वो भी भोजन में आकर मिलता है। इस अग्नाशयी रस में हमने बताया कि 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन का क्या कार्य होता है? ये जो आपने देखा ना आमाशय में प्रोटीन वहाँ तोड़ा जा रहा है पेप्सिन के द्वारा, कुछ प्रोटीन नहीं टूट पाते हैं, कुछ बच जाते हैं। तो जो बचे हुए प्रोटीन होते हैं वो ट्रिप्सिन उसको तोड़ने का काम करता है।
मतलब यहाँ से घेर के मारा जाता है भोजन को। पेप्सिन नहीं तोड़ पाया तो ट्रिप्सिन कहता है रुको, अग्नाशय से निकल कर मैं जाता हूँ भोजन को देखता हूँ कैसे नहीं तोड़ता है, तो प्रोटीन को ये तोड़ता है। एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज एक प्रमुख है एंजाइम जो कि अग्नाशय से स्रावित होता है, भोजन में आकर मिलता है डायडेनम में। यह स्टार्च और जो पॉलीसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको सरल कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। तीसरा लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? अघुलनशील जो वसाएं हैं उनको सरल और घुलनशील पदार्थों में बदलता है। तो वसाओं का पाचन किसके द्वारा होता है? लाइपेज के द्वारा होता है। यहां आप रट लीजिएगा, इसको कई बार पूछा गया है। और कहां हो रहा है? छोटी आंत में हो रहा है। कहां हो रहा है? वसा का पाचन छोटी आंत में हो रहा है। वसा का पाचन ध्यान रखिएगा आमाशय में नहीं हो रहा था, यहां से सीधा, और न तो आपके कहीं भी मुख गुहा से लेकर के आमाशय पढ़ा आपने, आमाशय से छोटी आंत पढ़ा आपने, छोटी आंत में जाकर के आपके वसा का पाचन की क्रिया हो रही है। इसके पहले वसा की बात नहीं हो रही थी, इस बात को ध्यान में रखना है। यही सब आता है एग्जाम में, बेसिक्स आते हैं। अब जब इतने सैनिक हैं चारों तरफ फैले हुए एंजाइम के रूप में, तो क्या छोटी आंत से क्या छोटी आंत में ये सैनिक नहीं पाए जाते होंगे? बिल्कुल पाए जाते हैं। यहाँ तो और खतरनाक आपको एंजाइम पाए जाएंगे। 5 प्रकार के एंजाइम होते हैं यहाँ पे। तो पिक्चर के अंत में तो असली हीरो आते हैं, तो ये असली हीरो हैं। ड्यूडेनम में कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जिन्हें आंत्र ग्रंथि कहते हैं। तो आंत्र ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? ड्यूडेनम में। इन आंत्र ग्रंथियों से आंत रस निकलता है और इस आंत रस में माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज या एमाइलेज ये एंजाइम पाए जाते हैं। माल्टोज का क्या काम होता है? माल्टेज का काम, ये माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है, आता है अक्सर, मिलान करने के लिए आ सकता है। लैक्टेज का क्या काम होता है? ये लैक्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। सुक्रेज का क्या काम होता है? ये सुक्रोज को ग्लूकोज में बदल देता है। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? जो और प्रोटीन बच जाती है उनको फिर सरल पदार्थों में तोड़ देता है। और लाइपेज का क्या काम होता है? ये अघुलनशील वसाओं को सरल और घुलनशील पदार्थों में बदलता है। तो ये जो है आंत से भी ये सब एंजाइम्स निकलते हैं, याद रखिएगा। इनमें से आपने देखा कि जो आपका ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, ये आपके अग्नाशय से भी स्रावित हो रहा है और आंत रस में भी ये पाया जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ ड्यूडेनम में भोजन को खूब मारा पीटा जाता है, इसको और ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है और इससे जितना भी पदार्थ है, जितना सरल रूप में इसको बदला जाना चाहिए उतना इसको बदल दिया जाता है। तो ड्यूडेनम में जो पचा हुआ भोजन है वो फिर दूसरे भाग जेजुनम में जाता है और जेजुनम में अवशोषण के लिए जेजुनम से होता हुआ ये जेजुनम में कुछ खास प्रक्रिया नहीं होती है, यहाँ पे थोड़ा समय व्यतीत करता है। उसके बाद अवशोषण के लिए इलियम में चला जाता है। इलियम सबसे बड़ा भाग होता है, हमने बताया छोटी आंत का। इलियम के आंतरिक सतह में उंगलियों की तरह, जो आपके हाथ की उंगलियां होती है उसी तरह संरचना पाई जाती है। ये आंतरिक सतह का क्षेत्रफल क्या करते हैं? बढ़ा देती हैं। उंगलियां क्या करती हैं? आंतरिक सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देती हैं। इससे क्या होता है कि अधिक से अधिक भाग से भोजन के पोषक पदार्थों का अवशोषण होने लगता है। अवशोषित पोषक पदार्थ जो भोजन से निकलते हैं वो रक्त में चले जाते हैं स्वांगीकरण के लिए और रक्त के माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंचाए दिए जाते हैं। जो बचा हुआ वेस्ट पदार्थ होता है वो बड़ी आंत में चला जाता है। जो बचा हुआ पदार्थ है पोषक पदार्थों से बचा हुआ वो बड़ी आंत में चला जाता है। अब इस बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। क्या क्या? सीकम, कोलोन और रेक्टम। सीकम वो भाग होता है जहाँ पे ये बड़ी आंत छोटी आंत से जुड़ी होती है, इसको सीकम कहते हैं। ठीक है, ये जो बड़ी आंत छोटी आंत से जुड़ी है इस भाग को सीकम कहते हैं। तो बड़ी आंत और छोटी आंत के जोड़ वाले भाग को सीकम कहा जाता है।
इसी सीकम में ही, ध्यान रखिएगा, इसी सीकम में ही एक अवशेषी अंग होता है, इसका नाम है अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स या वर्मी फार्म अपेंडिक्स वो सीकम में ही पाया जाता है, जो कि पहले जो पूर्वज होते थे उनमें, चूँकि वो पूर्वज क्या करते थे, बड़े बड़े कंदमूल फल खाते थे, जटिल और ठोस अवयव वो खाते थे। तो सेलुलोज को पचाने का कार्य यही करता था जो वर्मी फार्म अपेंडिक्स है। धीरे धीरे जो भोजन है वो धीरे धीरे मुलायम होता गया, सरल होता गया, तो उसका काम धीरे धीरे समाप्त होता गया। वर्तमान में अवशेषी अंग बन गया है। तो अवशेषी अंग में इन सब चीज़ों को हम अच्छे से बताएंगे आपको। तो यहाँ पर जानिए वर्मी फार्म अपेंडिक्स कहाँ पाया जाता है, सीकम में पाया जाता है, जो कि पूर्वजों में सेलुलोज को पचाने का कार्य करता था। कभी कभी क्या होता है कि यह अपेंडिक्स, इस अपेंडिक्स में सूजन आ जाती है या सड़न आ जाती है, चावल आदि अगर फंस जाता है तो इस रोग को अपेंडिसाइटिस कहते हैं अपेंडिक्स इनको हो गया है। अपेंडिक्स होता नहीं है, अपेंडिक्स में सड़न आ जाती है, उसमें क्या हो जाता है, सूजन आ जाती है या इन्फेक्शन हो जाता है। इसके बाद इसका ऑपरेशन कराना आवश्यक हो जाता है, नहीं तो जीवन को खतरा हो जाता है। सीकम के बाद, अब चूंकि छोटी आंत से बड़ी आंत में जा रहा है, सीकम के बाद ये कोलोन है। ये क्या है, कोलोन है, ठीक है, ये क्या है, कोलोन है। तो सीकम के बाद जो भोजन है, जो बचा हुआ भोजन है, वो कहाँ चला जाता है, कोलोन में चला जाता है। कोलोन में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, ये सहजीवी बैक्टीरिया होता है, इसका नाम है ई कोलाई। क्या नाम है, ई कोलाई बैक्टीरिया। यह ई कोलाई बैक्टीरिया जो शेष बचा हुआ पदार्थ है उसका अपघटन करता है और इनको सरल पदार्थों में तोड़ देता है। कोलोन में ही पानी और खनिज पदार्थों का अवशोषण, जो जल और खनिज पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण कहाँ होता है, कोलोन में हो जाता है। और यहाँ पर जो बिल्कुल ही बेकार और बचा हुआ पदार्थ होता है वो विष्ठा के रूप में, जो अंतिम भाग है बड़ी आंत का रेक्टम, उसको वहाँ पर एकत्र कर दिया जाता है। कहाँ, विष्ठा में। और विष्ठा से ये एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जो ये गुदा द्वार है, ठीक, यहाँ के द्वारा ये बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता था, उससे जो पोषक पदार्थ थे वो अवशोषित होते थे। यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं होता है बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में ये जो आप देख रहे हैं गुदाद्वार, गुदाद्वार के पास ही रेक्टम होता है, ठीक है। तो कोलन से होता हुआ पहले, सबसे पहले कहाँ पर, सीकम में, फिर कोलन में, और कोलन से रेक्टम में, रेक्टम से ये जो गुदाद्वार है, मलद्वार है, वहाँ से बाहर कर दिया जाता है जो वेस्ट पदार्थ है, जिसको आप पॉटी बोलते हैं। आजकल अक्सर आप फूड पॉइजनिंग, संक्रमित भोजन, बॉटलिज्म आदि के बारे में सुनते होंगे। तो फूड पॉइजनिंग क्यों होती है, गलत खाना जब आप खाते हैं, भोजन संक्रमित भोजन कर लेते हैं। तो ज़्यादा संक्रमित भोजन करते हैं या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार रहते हैं, हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि प्रमुख जो हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, उनका स्रावण कम हो पाता है। इससे क्या होता है, जो बेकार के पदार्थ हैं उनकी उत्सर्जन दर काफ़ी बढ़ जाती है, वो काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसे रोग को डायरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायरिया कहा जाता है। इसके विपरीत अगर बात करें, कई बार जब व्यक्ति बहुत आलसी हो जाता है, वर्क नहीं करता है, खाता जाता है, खाता जाता है, खाता जाता है, ऐसे में क्या होता है, जो बेकार के पदार्थ हैं उनकी उत्सर्जन दर काफ़ी कम हो जाती है। इस रोग को जब उत्सर्जन दर कम हो जाती है वेस्टेज पदार्थों की, तो कब्ज कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। लगातार जब कब्ज बना रहे या लगातार व्यक्ति आलसी बना रहे, तो जो एनस है, जो गुदा है, इसके आंतरिक परत में ट्यूमर की तरह संरचनाएं उभर आती हैं, ट्यूमर की तरह लगती हैं दिखने में। यहाँ से इस ट्यूमर नुमा संरचना से अनियमित रक्तस्राव, अक्सर रक्तस्राव होने लगता है। कुछ तीखा खाने पे बहुत जलन होती, बहुत दर्द होता है। ऐसे रोग को पाइल्स कहते हैं।
पाइल्स या फिर इसी का एक रूप और है जिसको पिस्टुला कहते हैं। ऑपरेशन के द्वारा, सर्जरी से इस जो संरचनाएं हैं, ट्यूमर नुमा संरचनाएं, इनको ठीक कर दिया जाता है। तो ये पूरा आपका पाचन तंत्र हो गया, ऊपर से लेकर के नीचे तक, अर्थात जो मुख गुहा है वहाँ से लेकर के बड़ी आंत तक आपके पाचन की क्रिया संपन्न होती है। अगर कुछ न समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उस पर एक अलग वीडियो बना दें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।